नमस्कार एंड वेलकम बैक। रुपया गिर रहा है और यहाँ तक दिखना शुरू हो गया कि शायद 100 को हम पार कर देंगे। भाई हमारी कंट्री जो है वो तो जब 100 लगता था हम बड़े सेलिब्रेट करते थे जब सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी होती थी, लेकिन डॉलर की सेंचुरी होना यानी कि इमरजेंसी का एक सिचुएशन आ गया है भारत के अंदर। मुझे बताते हुए खुशी नहीं हो रही कि हमारी जो करेंसी है वो एशिया के अंदर वर्स्ट परफॉर्मिंग वो करेंसी है। इवन पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी हमारे से बेटर चल रही है। पहले वो बुरा हाल था, अभी हमारा बुरा हाल है। उनके पास कुछ गंवाने के लिए नहीं है और हमारे पास सब कुछ है। अब ये जो हमारी वेल्थ इवेपोरेट हो रही है, ये क्यों हो रही है? आरबीआई इसके लिए क्या कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मोदी जी ने एक अभी अपील भी करी थी हमें, उसका मतलब क्या है? ये सारे मुद्दे मैं आपके सामने रखने वाला हूं डिटेल में, और हमें करना क्या पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, हमारी भी कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका रीजन है, गवर्नमेंट आएगी जाएगी इनको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपको और मुझे जब हमारे जो पैसा है हमारी जेब में है उसकी वैल्यू वो कम हो जाएगी। आपको लगेगा यार पैसे की वैल्यू कम कैसे हो सकती है? कल भी मेरी जेब में 100 रुपया था, आज भी मेरी जेब में 100 रुपया है, लेकिन उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो चुकी है क्योंकि कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन जो हमारा कैश है वो उतना का उतना ही है। इसलिए जो कैश आपकी जेब में है वो ब्लीड कर रहा है। आपके जेब में जब पैसा ब्लीड करेगा तो कंट्री भी ब्लीड करेगी। इसको बोला जाता है ग्रेट वेल्थ इवेपोरेशन। आपको लगता है कि आपकी जेब में पैसा 100 रुपया है, लेकिन उसकी वैल्यू अब ऑलरेडी 12-15% कम हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको कोई इकोनॉमिक थ्योरीज ये कुछ ये बताने वाला नहीं हूं। सिंपल बात करेंगे मनी की। आप फॉलो द मनी कीजिए क्योंकि ये आपके सर्वाइवल का मैटर है। ये इंडियन रुपी इतना गिर रहा है कि आज हम ऑलरेडी 96 के पास हम पहुंच चुके हैं। और जो स्मार्टेस्ट प्लेयर्स हैं कमरे के अंदर, यानी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ये 100 तक पहुंच जाएगा, और गवर्नमेंट बोल रही है हम 100 पे नहीं जाने देंगे। जैसे राहुल गांधी को 98 99 इलेक्शन हरवाने पे हमने रोक दिया है, वैसे ही रुपये को भी इससे पहले पहले वापस लेकर आया जाएगा, क्योंकि हमारी जो रेपुटेशन है वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में वो खराब हो रही है। आज चाइना हंस रहा है हमारे ऊपर जब वो देखता है कि 96 97 के ऊपर इंडियन रुपी पहुंच गया है। अब थोड़ा सा जो डॉट्स हैं उसको करेक्ट करेंगे, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। मैं कोई लेक्चर देने वाला नहीं हूं, कोई अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमी की कोई भी नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला नहीं हूं। प्योर ब्यूटल रियलिटी जो हमारे साथ है, जिससे आप अपने सेविंग्स को अब बचा सकते हैं। पहला देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं। दो तीन डॉट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। एक है कि हमारे ऊपर एक डबल तमाचा लगा है। डबल तमाचा यह है कि सप्लाई चेन्स को जानबूझकर पैरालाइज करवाया गया। आपको याद होगा जब मोदी जी नॉर्वे में थे, वहां पर उन्होंने एक बात बोली थी कि जब भी वेस्टर्न पावर्स दिक्कत में होती हैं, इनकी इकोनॉमीज डाउन होनी शुरू हो जाती हैं, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट करते हैं। पहले इन्होंने कोविड किया, फिर रशिया का वॉर शुरू करवा दिया, फिर ईरान का स्यापा शुरू हो गया, बीच में से ट्रेड वॉर है, टैरिफ्स है, ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है ताकि जो हमारी जैसी कंट्रीज जो राइज करने की कोशिश कर रही हैं वो राइज ना कर सके। ये हेडलाइंस है जो रिपीट हो रही हैं बार बार, लेकिन मैटर क्यों करता है? मैटर इसलिए करता है, आज जब ईरान के कारण जब इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, वो जानबूझ के किया गया है। वो इसलिए किया है ताकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाए, वो 112 115 120 डॉलर पर बैरल पे बिकना शुरू हो जाए। और पैसे कौन बनाएगा? वही अमेरिका, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। लेकिन हमारे लिए डबल तमाचा क्यों है? एक तो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं 90% से ज्यादा, और जो तेल इंपोर्ट भी हो रहा है उसका मेजॉरिटी पेमेंट हम करते हैं डॉलर में। डिमांड और सप्लाई का गैप है, जिसके कारण हमारा जो रुपया है वो गिरना शुरू हो गया। एक ब्रूटल डबल स्लैप है जो हमारे ऊपर लगाया गया। अब ये तो हो गया कि जो डॉलर है उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, बट ऑयल की प्राइस बढ़ने से हमें नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज कंट्री के अंदर महंगी वो होनी शुरू हो जाती है। हर चीज एक्सपेंसिव हो गई। जो चीज आप पहले 100 रुपए में खरीदते थे, आज आपको 120 में वो खरीदना पड़ रहा है। लेकिन आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज नहीं हुई है, आपकी लिविंग कॉस्ट वो इंक्रीज हो गई है, आपकी सेविंग्स वो कम होनी शुरू हो गई। इसका मतलब है आगे जाकर बैंकों में भी पैसे वो कम आएंगे। इसलिए लोग बैंक में से पैसे निकालते जा रहे हैं, बिकॉज बैंक्स फेल होने का डर है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वो वीडियो बना चुका हूं कि इसको बचने के लिए आपको करना क्या है अगर बैंकिंग कोलैप्स होती है तो। ये तो हो गया डॉट वन। अब डॉट टू वो क्या है? डॉट टू ये है दोस्तों कि जब दुनिया के अंदर जब भी कोई स्केरी सिचुएशन आती है,
याद कर लीजिए, सप्लाई चेन्स क्या प्रॉब्लम आ गया, अनसर्टेनिटी मार्केट में आ गई, तो पैसा भागना शुरू करता है। मैंने अक्टूबर से बोलना शुरू कर दिया था आपको, अब दिल पे हाथ रख के बता रहा कि मैंने आपको अक्टूबर में क्या बोला था। स्टॉक मार्केट आगे जाकर नीचे जाएगी, डॉलर की प्राइस बढ़ने वाली है, आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स को बुक करने के बाद अब बाहर बाहर निकल जाइए। दूसरा, मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि अब यू कैन जस्ट पार्क योर मनी 20 to 30%। जैसे मैंने अपने पैसे को मैंने इंडिया में पार्क किया हुआ है, आप आहिस्ता आहिस्ता हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आप भारत में इन्वेस्ट करते रहिए, ताकि आप अपने आप को हेज कर सके। और जिन्होंने किया है उन सबको आज फायदा हो रहा है। दोस्तों, अल्टीमेट जो प्रॉब्लम है दुनिया की, वो क्या होती है? जब दुनिया में प्रॉब्लम आती है, वो सेफ रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। सारी दुनिया यूएस डॉलर को खरीदना शुरू करती है। इसलिए जो भारत के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स था, वो पैनिक में आ गए। उन्हें पता था कि आगे जाकर क्या होने वाला है, इसलिए 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे वो पिछले 2 महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट से निकालकर वो बाहर ले गए। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा निकल चुका है। 20 बिलियन डॉलर एक स्टॉक मार्केट, वो भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी में। आप समझ सकते हैं हमारा पूरा जो सिस्टम है उसके अंदर झाड़ू मार के वो चले गए। डंप किया रुपये को, डॉलर में कन्वर्ट किया और बाहर बाहर निकल गए। अब आप याद कीजिए, अक्टूबर में जो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था आपको? कि आज डॉलर 82 83 के ऊपर है। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, इसलिए मुझे मालूम था ये क्या करने वाले हैं। ये आपके स्टॉक मार्केट में आए, प्रॉफिट्स को बुक किया, बुक करने के बाद 82 83 में रुपये को डॉलर में कन्वर्ट किया, ये बाहर चले गए। और ये कुछ महीने के बाद दोबारा से ये वापस आएंगे। वापस कब आएंगे? जब डॉलर का रेट आज 95 के ऊपर है, जो 82 में इन्होंने पहले बेचा था, आज जब ये डॉलर लेके आएंगे इनको 95 मिलेंगे। यानी कि 15-16% तो बिना कोई काम किए, अभी तो स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर नहीं करे, इन्होंने प्रॉफिट को बुक कर लेना है उसी सेम डॉलर के ऊपर। पहले स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने के बाद बाहर चले गए, अब करेंसी फ्लक्चुएशन में ये पैसे बनाएंगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे हैपन। और अगर आप फॉलो करेंगे मनी को, तो आपको समझ आएगा ये काम करते कैसे हैं। ये तो हो गया क्यू नंबर 2। अब तीसरा प्रॉब्लम है जो आप और हम वो हमें समझने की जरूरत है। आपको लगेगा यार इतना कुछ हो रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है, डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है, तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आराम से बैठा है? उनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है? दोस्तों, हम एक राइजिंग इकोनॉमी है, हम कोई सुपर पावर नहीं बने, हम फाइट बैक कर रहे हैं। आरबीआई ने 40 बिलियन डॉलर मार्केट में फेंक दिया, कहां से निकालकर? जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स थे उसमें से 40 बिलियन डॉलर निकाला, क्योंकि हमारा 20 बिलियन डॉलर बाहर निकला था, हमने उसको बैलेंस करने के लिए 40 को हमने मार्केट में फेंक दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जो तेल हम 40-45 डॉलर पे खरीद रहे थे, आज 120, 3 गुना प्राइस हमें देनी पड़ रही है, वो भी 1.4 बिलियन लोगों के लिए, जिसके कारण जो 40 बिलियन डॉलर्स है, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर सकती है वो ये नहीं कर सकती कि 100 बिलियन डॉलर को उठाकर मार्केट में फेंक दिया, तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए जो ब्लीडिंग है उसको स्लो करने का काम किया जा रहा है। इसकी सर्जरी की ज़रूरत है, हमें डॉलर्स को कमाने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमारे पास उतना लीवरेज नहीं है कि हम पैसे को मार्केट में फेंक सके जैसे बाकी कंट्रीज करती हैं। इसलिए ब्लीडिंग होने दी जा रही है। बट साथ में है, मैं पहले बोला आपको, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है तो कुछ हमारी भी है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम 2-3 चीज़ें हैं जो इंपोर्ट करते हैं जिसका हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है। पहला है कि हम सबका एक अट्रैक्शन है, एक एडिक्शन है गोल्ड को खरीदने की। मोदी जी ने क्या बोला था? आप 1 साल तक आप गोल्ड को मत खरीदिए। उसका रीजन है, अगर हम $100 को खर्च कर रहे हैं आज की डेट में फ्रॉम अ कंट्री, तो उसमें से 10 से लेकर $15 सिर्फ गोल्ड को बाई करने के लिए हमें डॉलर को खर्च करना पड़ रहा है, और 30 जो डॉलर है वो तेल में वो खर्च हो रहा है। अगर ये 30, 45, $40 हमारे बचने शुरू हो जाए, मैं 100 के बीच में ये 40% की सेविंग है। सिर्फ तेल को अगर हम यूज करना बंद कर दें या कम कर दें और गोल्ड को खरीदना बंद कर दें 1 साल के लिए, हमारी सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। डॉलर दोबारा से 80 के ऊपर या उससे भी नीचे वो आ सकता है। मोदी जी ने हमसे पूछा है 1 साल के लिए, अब ये काम कर दीजिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने किया कि उन्होंने, ताकि ये पैसा बाहर ना निकले, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया सिल्वर पे, गोल्ड पे। लेकिन लोग उसके बाद भी वो रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज है। हमारी जो एक अट्रैक्शन है, एडिक्शन है गोल्ड के लिए, हम रुक ही नहीं सकते। मोदी जी ने बोला वर्क फ्रॉम होम कीजिए, हम तो भी रुकने को तैयार नहीं है। ये 2 फिजिकल चीजें हैं जो गवर्नमेंट हमसे बोल रही है 1 साल के लिए
आप हमें सपोर्ट कर दीजिए, उसके बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे। दिस इज आवर टाइम टू टेक एक्शन। तीसरा चौथा एक पॉइंट और भी है जो कि दुखद है, और ये मैं आपको कंपैरिजन दूंगा चाइना के साथ कि क्या प्रॉब्लम है। हमारा जो सबसे बड़ा, मैंने पहले वाला बोला था कि हमारी इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो ये है कि हमारा एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, या कह लीजिए जो हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं कर रहे, हम गलत चीज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत की मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट की आइटम क्या है? आप बोलेंगे गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स है, सॉफ्टवेयर है। नॉट एट ऑल। हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो है ब्रेन ड्रेन। जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। मेरे जैसा आदमी, जब कांग्रेस की गंदी गवर्नमेंट थी, हमने देखा कि फ्यूचर बिल्कुल ब्लीक है। फ्रजाइल 5 के ऊपर हम आ चुके हैं, हमारी कोई वैल्यू थी नहीं। अगर हम, हमारे जैसे लोग दूसरे कंट्रीज में जाकर कंपनीज को राइज करवा सकते हैं, हम अपने देश में क्यों नहीं करते? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसलिए हर साल जो IIT IIM से जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं वो कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं और जाकर दूसरे कंट्रीज में वो CEOs बन के वहां की कंपनीज को राइज करवा रहे हैं। लेकिन अपने कंट्री में इनको जॉब नहीं मिलता, और मिलता भी है तो वहां पर इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है कि काम करने का मन नहीं करता। चाइना ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया बहुत पहले। इन्होंने क्या किया, एक अभी कभी सुना है कि चाइनीज कोई है वो किसी कंट्री में जाकर वो CEO बन गया? नहीं सुनेंगे, क्योंकि चाइना उनको बाहर जाने ही नहीं देता। अगर कोई बाहर जाने की कोशिश भी करता है, उन्हें लॉक कर दिया जाता है। लॉक का मतलब है पैसे देकर। उनके बोलते हैं कि आपकी जरूरत क्या है, आपको कंपनी में जॉब चाहिए, मिल जाएगी। अगर आपको अपनी कंपनी चलानी है, आपको पैसा चाहिए, आपको फंड चाहिए, आपको कंट्री प्रोवाइड करती है, ताकि जो ये जो पूरा का पूरा एम्पायर है इसको खड़ा किया जा सके। अब आप देखिए चाइना की तरक्की पिछले 20-25 साल में, 30 साल में जो चाइना ने तरक्की करी, वो एक ही रीजन के कारण था। इन्होंने अपने लोगों को बाहर जाकर दूसरे कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनको राइज नहीं करवाने दिया। उन्होंने अपने लोगों को अपने पास रखा। आज अगर अमेरिका में कोई सॉफ्टवेयर का बूम है, उसका रीजन है कि भारत के इंजीनियर्स वहां सिलिकॉन वैली में बैठकर उनको तरक्की दे रहे हैं। वो पूरी दुनिया को अमेरिका में बैठ के चला रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर एक भी वो इंजीनियर काम नहीं करता। ऐसा क्या चक्कर है कि 40-50% इंजीनियर्स अमेरिका में है? अमेरिका ने इतने बड़े बड़े ऐप्स निकाल दिए, भारतीयों ने बना के दिए, लेकिन भारत के अंदर इतना पूल है इंजीनियरिंग का, टैलेंट का, लेकिन हमारे पास एक भी अपना ऐप नहीं है जो पूरा इंटरनेशनली वो फेमस हुआ हो। ये फर्क है चाइना में और भारत में। अब देखिए डीप सीक चाइना का, और डीप सीक का नाम आपने सुना है। ऐसे यहाँ पर कितने ही और ऐप्स हैं, कितना यहाँ पर इन्होंने चीज़ों को क्रिएट किया है, क्योंकि इन्होंने एक इकोसिस्टम को यहाँ पर क्रिएट किया ताकि ब्रेन ड्रेन एक्सपोर्ट ना हो। अब होगा क्या? ये जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन पहली बात ये कि हो क्यों रहा है? ये जो ब्रेन ड्रेन है या पैसा है, ये बाहर क्यों जा रहा है? हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक, अपॉर्चुनिटी दिया नहीं जाता। जिसके कोई कनेक्शंस हैं उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, दूसरों को पूछता भी कोई नहीं है। दूसरा एक और चीज़ है कि हमारे जो टैक्सेशन का सिस्टम है अभी भी वो कोई ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं वो बिजनेसेस को नीचे लेके आ रहे हैं। ऊपर से रेड टेपिज्म इतनी ज़्यादा है कि लोग दुखी हो जाते हैं। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया बॉन्ड्स के ऊपर 20% का। उसके कारण जो FIs हैं वो यहाँ से पैसे को निकाल कर वो बाहर लेके जाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब ये जो पैसा है, आप कहेंगे यार इतना टैक्स गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है, वो जा कहाँ रहा है? और राहुल गांधी की तरह नहीं है कि भाई उसके फादर ने बोला था 1 रुपये भेजता हूँ, 85 तो मेरी फैमिली ही खा जाती है। ऐसा काम नहीं हो रहा। लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है? जो 85 पैसे थे जो पहले कांग्रेस की जेब में जा रहे थे, आजकल वो आपकी जेब में जा रहे हैं, लेकिन फ्री में। जो ये पॉलिटिकल फ्रीबीज हैं, कभी 3,000 रुपये दे दिए लेडीज़ को, बसेस में फ्री कर दिया, तेल के ऊपर सब्सिडी दे दिया, ये जो सारा पैसा देश की तरक्की में लगना चाहिए था, वो इलेक्शंस को जीतने के लिए जो फ्रीबीज आपके जेब में जा रही हैं उसमें खर्च किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस को एक ही चीज़ है, उनको लगता है कि अगर सत्ता हाथ में नहीं रहेगी हम काम कैसे करेंगे। इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को करने की बजाय वो पैसों को लूज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इलेक्शंस को जीता जाए। क्या इसमें गवर्नमेंट की गलती है या हमारी गलती है? हमें ममता बानो ने 2100 रुपये दिए, हमने उसको वोट दे दिया। बीजेपी ने 3000 दिए, हमने बीजेपी को वोट कर दिया। कल को कांग्रेस बोलेगी मैं 4000 दूंगा, ये बढ़ता ही जाएगा, ये कम नहीं हो सकता। इसलिए जो पूरा सिस्टम है, मैं पहले बोल रहा हूं, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर हम ये काम करना बंद कर दें कि जो ज़्यादा फ्रीबीज दे रहा है उसी को वोट देंगे, अगर हम इस स्यापे से बाहर निकल जाएं, हम कंट्री को बचा सकते हैं। ये हो गया जो सब कुछ, जो प्रॉब्लम्स है जो मैंने बता दिया आपको। अब इसको ठीक कैसे किया जाए?
पहली बात यह है, गवर्नमेंट को कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं है, इसको ठीक कैसे करना है उनको मालूम है कि ठीक कैसे करना है, इसलिए उन्होंने हमें अपील किया था। लेकिन अगर स्क्रिप्ट को आपको रिवर्स करना है तो पहला बड़ा सिंपल है कि जो गोल्ड है वो आप बाई करना बंद कर दीजिए। गवर्नमेंट की जो नीड है और गोल्ड को बाई करने की, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा एक और तरीका भी है, जो आपके पास गोल्ड पड़ा है, अब गवर्नमेंट ने गोल्ड की स्कीम वो निकालनी शुरू कर दी कि आप अपने गोल्ड को गवर्नमेंट के पास रख दीजिए और उसका आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा। सम गोल्ड स्कीम इज कमिंग। ये चीजें जो है गवर्नमेंट इसलिए कर रही है ताकि उसको बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। लेकिन मैं इससे एक स्टेप और आगे चलता हूं। जो ये सारे के सारे गवर्नमेंट के लोग हैं, इवन कि बिजनेसमैन भी हैं, ये जो बाबू लोग हैं, इन्होंने सोने की ईंटें इन्होंने इकट्ठी की हुई हैं। अगर कोई ऐसी स्कीम निकाली जाए जहां पर आपके पास काला धन है, मोदी जी ने एक बार बोला था, रुपया या पैसा आपके पास हरे रंग का है, लाल रंग का है, काले रंग का है, आप ले आइए, मैं लेने को तैयार हूं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन उसको स्टेटमेंट में रह गया, उसको एक पॉलिसी में इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। अब टाइम है जहां पर गवर्नमेंट को यह बोलना पड़ेगा कि भाई आप पैसा लेके आइए, आपके पास एक्स्ट्रा गोल्ड पड़ा है, आप गवर्नमेंट में जमा कराइए, आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स की रेट नहीं होगी, कोई इंटेरोगेशन नहीं किया जाएगा। बस आपके पास जो ये एक्स्ट्रा गोल्ड पड़ा है, इसको आप फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आप डालना शुरू कर दीजिए, ताकि गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन गोल्ड के ऊपर वो खत्म हो जाएगी और जो डॉलर ब्लीड कर रहा है वो ब्लीड करना बंद कर जाएगा। दूसरा बड़ा सिंपल है, चाइना का फॉर्मूला, कि आपके जो टॉप ब्रास के माइंड्स हैं जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं, आप इनको वापस लेके आना शुरू कीजिए। अगर यार जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है अगर बाहर जाकर काम कर सकता है, वहां पर उनकी कंपनीज को तरक्की दिला सकता है, तो भारत में काम क्यों नहीं कर सकता? आप उनको पेमेंट कीजिए, वापस बुला लीजिए। आप देख लीजिए, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट आप देंगे। मैं आपके सामने अभी डिक्लेयर कर रहा हूं, मैंने कई बार इंडियन गवर्नमेंट को मैंने मैसेज भेजा कि यार हम लोग, हमारे जैसे लोग, हम दूसरे कंट्रीज में जाके काम करते हैं, उनकी कंपनीज को राइज करवाते हैं, हमारे पास एक एक्सपीरियंस है, एक एक्यूमेन है, हम लोग वापस आकर भारत की गवर्नमेंट के लिए हम काम करने को तैयार हैं। हमें कोई पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सिर्फ आप मुझे बताइए कि हमें मालूम है कि कंट्री की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम सब मिलेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी आंसर ही नहीं आता, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपनी लाइफ का टाइम, इवन अपना पैसा देश के लिए लगाने को तैयार हैं। बट नो बडी केयर्स। एक ही काम करना है आपको, ये इतना पैसा आप खर्चते हैं बाकी चीज़ों के लिए, भाई आपको करना क्या है? लोग आपको ऑफर कर रहे हैं, उनको वापस बुला लीजिए। हमारे कंट्री में उल्टा काम है, जो आदमी यहां से निकल के बाहर चला गया, उसने वहां की कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, मैंने नहीं ली है, मैं अभी भी भारतीय हूं और भारतीय ही रहूंगा। लेकिन जो बाहर जाकर वहां की सिटीजनशिप लेते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। यह ट्रेजेडी है भारत की। चाइना वाले अपने लोगों को बाहर जाने ही नहीं देते, अगर वो बाहर गए हैं तो बोला जाता है कि आपने वहां की सिटीजनशिप नहीं लेनी। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे अगर अपनी करेंसी को, कंट्री को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है। आपको वैल्यू, जो लोगों की वैल्यू है, उसको समझना भी पड़ेगा और वापस लेके भी आना पड़ेगा। और लास्टली, जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं भी जाता हूं भारत में, मैं कैबिनेट मंत्रियों को मिलता हूं, वहां पर मैं देखता हूं कि मंत्री जी मुझे बोल देते हैं, सुमित जी आपके आइडिया बहुत बढ़िया है, आप इसको बस इंप्लीमेंट करा दीजिए। मेरे जो सेक्रेटरी है उसको भी जाके मिलिए आप। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसका होता आईएएस। मैं मंत्री के पास, मंत्री जी के वहाँ पे गया हूँ, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पीएस के पास। उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, आप मंत्री जी को कैसे जानते हैं, आप वहाँ पर कैसे पहुँच गए, आप मेरे पास क्यों नहीं आए? उन्होंने मेरी फाइल इसलिए साइन नहीं करी क्योंकि मैं मंत्री जी को जानता हूँ। सोच के देखिए, अगर ये रेड टेपिज्म आप जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक भारत राइज नहीं कर सकता। ये एक ऐसा है जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को रोक रहा है भारत में आने के लिए, और उसके लिए मंत्री कम रिस्पॉन्सिबल है, हमारे बाबू लोग वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। यू हैव टू गिव पीपल एंड कंपनीज अ रीजन टू कम टू यू। रीजन ये है कि अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मिल लिए तो मंत्री जी बोलेंगे उसको मिलके आए हैं, ये कोई ना कोई रिश्वत दिया होगा, वो साइन नहीं करेंगे। ये जो रेड टेपिज्म है, दोनों तरफ विश्वास ही नहीं है, इसलिए काम नहीं हो रहा। दोस्तों, 100 रुपए के ऊपर डॉलर ये पहुंचने की कगार के ऊपर है। बेसिक मैथमेटिक्स है जो मैंने आपको सारी समझा दी। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं। जो जियोपॉलिटिकल आग है वो स्प्रेड कर रही है पूरे दुनिया के अंदर। ऑयल को कम नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि फायदा अमेरिका को हो रहा है। और अगर हमने अपने इंटरनल ब्रोकन सिस्टम को, जो भारत के अंदर है, इसको हमने फिक्स नहीं किया,
हमारे यहाँ पर तो यार गोली मार दी किसी ने, बॉम्ब से हमें उड़ा दिया और हम बैंडेड लगाकर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। ये क्रैश और बढ़ता जाएगा। आज अगर हम वर्स्ट इकॉनमी बने हैं एशिया की, ये कोई गर्व का काम नहीं है। हम पाकिस्तान से भी ज़्यादा नीचे गिर गए हैं। मैं इज्जत में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी की तरफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ करेंसी की परफॉर्मेंस की वो बात कर रहा हूँ। बेशक हम आज नीचे गिरे हैं, वो तो पहले से गिरे हुए थे, तो इसलिए कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो ग्लोबल चेस बोर्ड है वो सेट हो गई है। हमें राइज नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने ओपनली बोल दिया कि जो गलती हमने चाइना के साथ करी थी वो हम भारत के साथ नहीं करेंगे। पूरे पीसेस को आराम से मूव किया जा रहा है। अब पैसे को फॉलो करेंगे, इफ यू फॉलो द मनी यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई टोल्ड यू इन अक्टूबर, इट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आहिस्ता आहिस्ता भारत में वो आना शुरू करेंगे, क्योंकि 95-96 के ऊपर वो वेट कर रहे हैं 100 पे पहुंच जाए, आएंगे यहाँ पे 100 पे, उनको $1 लेके आएंगे, उनको मिलेगा 100 रुपये, और वो इन्वेस्ट करेंगे हमारी स्टॉक मार्केट में। उससे हमारी स्टॉक मार्केट बढ़नी शुरू होगी, करेंसी की वैल्यू भी स्ट्रांग होगी। जैसे ही वो 80 पे आएगी वो दोबारा से बेच के दोबारा वापस चले जाएंगे। यही सर्कल वो हमेशा करते हैं। दोस्तों, प्राइस कौन पे कर रहा है? ये जो सब कुछ हो रहा है इसकी प्राइस आप और मैं, हम पे कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, इनकम्स बढ़ नहीं रही, और गवर्नमेंट जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही है वो एक टेम्पररी मेजर है, क्योंकि उनके पास लॉन्ग टर्म जो ये पूरा ब्रेन ड्रेन को खत्म करना है, आपको सोने को खरीदने से बंद करना है, वो अभी भी उसमें कामयाब नहीं हुए। लेट्स सी कौन सा मिरेकल है जो गवर्नमेंट लेके आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने, कल मोदी जी वापस आए हैं, उन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ बहुत डीपली 4.5 घंटे की मीटिंग करी है, और उस मीटिंग में सबसे खास बात क्या थी, किसी को भी फोन अंदर लेके जाने की परमिशन नहीं था। दैट मीन्स कुछ बड़ी चीजें हैं जो डिस्कस की गई हैं, विच दे डू नॉट वांट टू मेक इट पब्लिक। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू समथिंग ऑन द इकोनॉमी। लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।